हेलो एवरीवन, हेलो मेरे प्यारे बच्चे लोग, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से होंगे, बढ़िया होंगे। देखिए गर्मियां आ चुकी हैं, धीरे धीरे गर्मियां बढ़ रही हैं, तो आप सभी ढेर सारा पानी पीजिए, ऐसे खाने को खाइए जो थोड़ा लाइट हो, जिससे आपका वाटर का इंटेक इंक्रीज होता रहे। हेल्दी खाने खाइए, क्योंकि इस टाइम में डिहाइड्रेशन होना, तबीयत खराब होना, बेहोशी होना, ये सब प्रॉब्लम्स होती रहती हैं। तो हेल्दी खाइए और मन लगा के पढ़िए। लास्ट क्लास में हमने स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बात की थी। जब चार्ज रेस्ट में रहता है तो चार्ज क्या कर सकता है, इन सब चीज़ों के बारे में बात की थी। बॉडी को चार्ज कैसे किया जाता है इसके बारे में बात की थी। लाइटनिंग के बारे में बात की थी। आज इस लेक्चर में हम चार्ज जब फ्लो करने लगता है, मूविंग चार्ज के बारे में बात करेंगे। करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी का क्या मतलब है? करंट इलेक्ट्रिसिटी का मतलब है फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल current. When charges start flowing, when electrons start flowing, then it is said to be electric current. ठीक है, चार्ज के फ्लो को ही, इलेक्ट्रॉन के फ्लो को ही हम क्या कह देते हैं? इलेक्ट्रिक करंट। फ्लो ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रॉन is called electric current। ठीक है, चार्ज के फ्लो को, इलेक्ट्रॉन के फ्लो को हम बुलाते हैं इलेक्ट्रिक करंट। अब इलेक्ट्रिक करंट को मेजर कैसे करेंगे, मतलब उसकी डेफिनेशन तो हमें समझ में आ गई कि जब भी चार्ज फ्लो करेगा तो हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक करंट कहेंगे। लेकिन मैथमेटिकली उसको मेजर किस तरीके से करेंगे, ये अब हमको बेटा समझना पड़ेगा। तो जो मैथमेटिकली इलेक्ट्रिक करंट कैलकुलेशन होती है, पहले तो इलेक्ट्रिक करंट को दिखाते हैं हम आई से। कैसे दिखा देते हैं? आई से दिखाते हैं। आई क्या रिप्रेजेंट करता है? करंट को दिखाता है आई। ठीक है, आई डिनोट इलेक्ट्रिक करंट। तो जो करंट है उसको कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं? करंट को कैलकुलेट करने के लिए हम टोटल चार्ज फ्लोइंग इन अ यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, एक यूनिट टाइम में, यानी कि एक सेकेंड में जितना चार्ज फ्लो करेगा एक क्रॉस सेक्शनल एरिया से, उसी को हम क्या बुलाएंगे? उसी को हम कहेंगे इलेक्ट्रिक करंट। ये इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन है। इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन है मैथमेटिकल डेफिनेशन, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। ओके, तो मैंने आपको दो डेफिनेशंस बताई करंट इलेक्ट्रिसिटी की। इलेक्ट्रिक करंट की एक डेफिनेशन क्या है कि चार्ज के फ्लो को हम क्या बुलाते हैं? इलेक्ट्रिक करंट। मतलब जो मीनिंग है इलेक्ट्रिक करंट की वही है फ्लो ऑफ चार्ज। मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या है, कैलकुलेट कैसे करते हैं? तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, यानी कि द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लोइंग through a cross sectional area of a wire in 1 second is called an electric current। मतलब कि एक तार से, एक वायर से अगर ये मेरा एक वायर है और इस वायर में ये हुआ इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है, वायर में होंगे बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे वायर में। ठीक है, तो एक सेकेंड के अंदर एक क्रॉस सेक्शनल एरिया से जितने इलेक्ट्रॉन्स पास करेंगे, ठीक है, उसकी हेल्प से हम कैलकुलेट कर लेंगे कि कितना इलेक्ट्रिक करंट जो है वो फ्लो कर रहा है इस वायर में।
अब आपका सवाल होना चाहिए मैम, तो हम वहाँ वो Q जो हमने लिखा है वो वहाँ पे रखेंगे क्या, मतलब क्या वहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है क्या? वो नहीं बेटा, वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, वो है चार्ज। वो क्या है? चार्ज है। तो मैं एक एक करके आपको समझाऊंगी सारी चीजें। कल हमने चार्ज के बारे में बात तो की थी आपसे। तो Q है आपका चार्ज। Q क्या है? चार्ज है। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये एक वायर हम कंसिडर कर रहे हैं। वायर में है फ्री इलेक्ट्रॉन्स, मेटल है, इनमें है फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो एक क्रॉस सेक्शनल एरिया से कितना चार्ज एक सेकेंड में पास करता है, उसको कैलकुलेट करने के लिए हम करते क्या है? देखो, एक क्रॉस सेक्शनल एरिया से चार्ज का तुमको पता नहीं, हम तो ये पता कर सकते हैं कितने इलेक्ट्रॉन पास कर रहे हैं। जैसे कि एक सेकेंड में हो सकता है इस क्रॉस सेक्शनल एरिया से 20 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो पास करके चले जाएं। ये हो सकता है ना कि इस क्रॉस सेक्शनल एरिया से 20 इलेक्ट्रॉन्स, 30 इलेक्ट्रॉन्स पास करके चले जाएं। और मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में एक बात बताई थी कि एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है जिसको हम E लिखते हैं। यहां साइड में लिखती हूं मैं उस चीज को, चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज को हम कैसे लिखते हैं? E से लिखते हैं, जो कि इक्वल होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, और चार्ज की यूनिट होती है कूलम, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। अब ये क्रॉस सेक्शनल एरिया से कितना चार्ज एक सेकेंड में पास कर रहा है, उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? अगर मैं बोल दूं कि इस क्रॉस सेक्शनल एरिया से 20 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो पास कर रहे हैं एक सेकेंड के अंदर, तो हम क्या करेंगे? 20 इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसको मल्टीप्लाई करेंगे। उसको किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे? इलेक्ट्रॉन के चार्ज के साथ। जो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होगा, एक इलेक्ट्रॉन पे E चार्ज है, E मतलब 1.6 इंटू 10⁻⁻19 चार्ज है, और यहाँ इस क्रॉस सेक्शनल एरिया से एक सेकेंड में 20 इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, तो 20 इंटू E, 20 इंटू क्या? E, तो 20 इंटू E जब करेंगे तो हमको चार्ज मिल जाएगा। ठीक है, ओके। लेकिन जरूरी नहीं है ना कि हमेशा क्रॉस सेक्शनल एरिया से 20 ही इलेक्ट्रॉन पास करें, तो इसका जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है Ne। ठीक है, अब N क्या है? Q तो चार्ज है, N है तुम्हारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं जो पास कर रहे हैं। E क्या है तुम्हारा? E है चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये आपको मिला चार्ज कैलकुलेट करने का फॉर्मूला। करंट कैलकुलेट करने के लिए पहले आपको चार्ज पता होना चाहिए कि कितना चार्ज कितने टाइम में क्रॉस सेक्शनल एरिया से पास हो रहा है। तभी आप क्या करोगे कि जो टोटल चार्ज जो कि क्रॉस सेक्शनल एरिया से पास हो रहा होगा उसको टोटल टाइम से डिवाइड कर दोगे। ठीक है, तो आपको करंट, इलेक्ट्रिक करंट मिल जाएगा। तो यहां पर मैं वापस से करंट का फॉर्मूला आपको लिख के दिखाती हूँ। करंट टोटल चार्ज अपॉन टोटल टाइम, ये हुआ करंट आपका I। करंट को हम I से डिनोट करेंगे, टोटल चार्ज इसको हम Q से डिनोट करेंगे, टोटल टाइम इसको हम T से डिनोट करेंगे। Q को हम क्या लिख सकते हैं? Ne भी लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा Ne अपॉन T। ये है आपका वो फॉर्मूला जिससे आप
करंट कैलकुलेट कर सकते हो कि किसी वायर से कितना करंट फ्लो कर रहा है। अब करंट की यूनिट क्या होगी? चार्ज की यूनिट होती है कूलम, टाइम की होती है सेकंड और करंट की होती है एम्पियर। यूनिट ऑफ करंट, करंट की यूनिट है आपकी एम्पियर। यूनिट ऑफ चार्ज, चार्ज की। और ये कौन से यूनिट्स हैं? ये एसआई यूनिट्स हैं। एसआई यूनिट इंटरनेशनली एक्सेप्टेड यूनिट्स हैं ये, ठीक है। कूलम, कूलम को हम सी से दिखाते हैं और एम्पियर को हम ए से दिखाते हैं, ठीक है। तो ये है सब कुछ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। इलेक्ट्रिक करंट का क्या मतलब है? फ्लोइंग चार्ज को ही हम इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि जो वाटर फ्लो करता है वो वाटर करंट हो गया, ठीक है। जो हवाएं फ्लो करती है वो विंड करंट हो गई। तो जो फ्लोइंग चार्ज है वही आपका इलेक्ट्रिक करंट है। उसको मैथमेटिकली कैलकुलेट कैसे करते हैं, कैलकुलेशन में कैसे बताएंगे कितना करंट फ्लो कर रहा है? उसका तरीका है कि जो टोटल चार्ज फ्लो कर रहा हो किसी क्रॉस सेक्शनल एरिया से, उसको टोटल जितने टाइम में वो फ्लो कर रहा है उससे डिवाइड कर देंगे तो आपको करंट मिल जाएगा। चार्ज को कैसे निकालेंगे? अगर जो चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर होता है ना। इलेक्ट्रॉन्स ही कैरियर हैं चार्ज के, इलेक्ट्रॉन्स ही वो चार्ज लेकर के जाते हैं, ठीक है। चार्ज कोई पार्टिकल नहीं है, चार्ज कोई पार्टिकल तो है नहीं, चार्ज तो एक प्रॉपर्टी है। और उसको कौन कैरी करता है? इलेक्ट्रॉन्स कैरी करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स पार्टिकल हैं जो कि चार्ज को कैरी करते हैं, ठीक है। तो हम इलेक्ट्रॉन्स, कितने इलेक्ट्रॉन्स, अगर हमको ये पता है कितने इलेक्ट्रॉन्स जो है किसी क्रॉस सेक्शनल एरिया से पास कर रहे हैं कितने टाइम में, तो हम उनकी मदद से चार्ज निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जितने इलेक्ट्रॉन्स पास कर रहे होंगे उनको, एक इलेक्ट्रॉन पर जितना चार्ज है जो कि है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें आपका इलेक्ट्रिक करंट मिल जाएगा। और आपको जब भी कैलकुलेशन करनी है तो पूरी कैलकुलेशन आपको एसआई यूनिट में करनी है। एसआई यूनिट मतलब जो टाइम रखेंगे वो सेकेंड में रखेंगे, जो चार्ज रखेंगे वो कूलम में रखेंगे, और जो करंट रखेंगे वो, जो करंट आएगा वो एम्पियर में आएगा। करंट की एसआई यूनिट एम्पियर है। आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई हो। क्योंकि हम इलेक्ट्रिक करंट समझ चुके हैं कि इलेक्ट्रिक करंट क्या है, तब हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक करंट के सोर्सेज की। हम बात किसकी करेंगे? इलेक्ट्रिक करंट के सोर्सेज की, ठीक है। कि जिससे, सोर्सेज मतलब वो चीज जिससे हमको करंट मिलता है। तो इलेक्ट्रिक करंट के दो सोर्सेज हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट दो तरह की होती है आपकी, ठीक है। एक होता है डायरेक्ट करंट और एक होता है आपका अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट की जो टाइप्स हैं, इलेक्ट्रिक करंट जो है आपका वो 2 टाइप्स का है। डायरेक्ट करंट एंड अल्टरनेटिंग करंट। तो जो टाइप्स होते हैं करंट के 2 टाइप्स होते हैं। एक होता है डायरेक्ट करंट और दूसरा होता है अल्टरनेटिंग करंट। अब हम बताएंगे कि दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है बच्चा।
तो डायरेक्ट करंट जो है आपका वो वन डायरेक्शनल यूनिडायरेक्शनल करंट है। इसमें जो करंट है वो एक ही डायरेक्शन में फ्लो होता है। डायरेक्ट करंट एक ऐसा करंट है इसमें करंट जो है वो यूनिडायरेक्शनल है, यूनिडायरेक्शनल है, यूनिडायरेक्शनल करंट है आपका, ठीक है। सिंगल डायरेक्शन में फ्लो होता है करंट यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पे अल्टरनेटिंग करंट में जो करंट की डायरेक्शन होती है वो अल्टरनेटिंगली मतलब बार बार जो है वो चेंज होती रहती है। डायरेक्शन ऑफ current changes after fixed interval of time। डायरेक्ट करंट में जो करंट की डायरेक्शन है वो एक ही डायरेक्शन में है, ठीक है, यूनिडायरेक्शनल है। और इसमें जो करंट की डायरेक्शन अल्टरनेटिंग करंट जो होता है आपका, उसमें जो डायरेक्शन होती है वो बार बार चेंज होती रहती है। एग्जाम्पल क्या है आपके डायरेक्ट करंट और अल्टरनेटिंग करंट के? जो डायरेक्ट करंट का एग्जाम्पल है, जो सोर्सेज हैं डायरेक्ट करंट के, वो है आपकी बैटरी। जो टॉर्च में बैटरी होती है, मोबाइल में जो बैटरी है, ये सब डायरेक्ट करंट हमको प्रोवाइड करते हैं। बैटरी, सेल, ये जो करंट हमको देते हैं वो डायरेक्ट करंट होता है। जो सप्लाई आती है हमारे घरों में वो अल्टरनेटिंग करंट की सप्लाई आती है। हमारे घरों में जो करंट आता है, ठीक है, जो डोमेस्टिक करंट है हमारा, जो कॉमर्शियली हम फैक्ट्रीज में करंट यूज करते हैं, वो हमारा कौन सा करंट होता है? वो अल्टरनेटिंग करंट होता है, ठीक है। जो हमारा कॉमर्शियली जो करंट फैक्ट्रीज में या होम्स में बड़ी बड़ी मशीन्स को चलाने के लिए हम यूज करते हैं, वो हमारा कौन सा करंट है? कॉमर्शियली जो यूज करंट करते हैं वो कौन सा करंट है? अल्टरनेटिंग करंट। डायरेक्ट करंट जो है वो एक्सपेंसिव है, अल्टरनेटिंग करंट जो है वो चीप है। मतलब डायरेक्ट करंट जो है वो हमें महंगा पड़ता है बनाना, और जो हमारा अल्टरनेटिंग करंट है वो चीप है। अब आपका सवाल होगा कि मैम डायरेक्ट करंट कैसे एक्सपेंसिव है और अल्टरनेटिंग करंट कैसे चीप है? क्योंकि आप तो बैटरी खरीद के लाते हो, छोटी सी बैटरी लाते हो जो कि कुछ 15, 20, 30 रुपए की मिलती है ना। तो आप तो कहोगे कि मैम वो तो बहुत सस्ती मिलती है। और अल्टरनेटिंग करंट जो जैसे कि हमारे घरों में जो सप्लाई आती है जिससे हम यूज करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, वो अल्टरनेटिंग करंट है, और फिर आपको बिजली का बिल तो बहुत ज़्यादा आता है। तो आप सोच रहे हो कि मैम ऐसे कैसे, डायरेक्ट करंट महंगा कैसे है और अल्टरनेटिंग करंट चीप क्यों है, सस्ता क्यों है? बेटा जी, डायरेक्ट करंट का आप यूज़ किन कामों में करते हो? जो बैटरीज होती है उनका यूज़ आप कहाँ कर रहे होते हो? जो उनसे आपको इलेक्ट्रिक करंट मिल रहा होता है वो आपको किन कामों में मिल रहा होता है? छोटे छोटे कामों के लिए आपको छोटी छोटी इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, टॉर्च के लिए, रिमोट के लिए, तो आप बैटरीज का यूज़ करते हो, है ना। तो जो डायरेक्ट करंट है वो बहुत एक्सपेंसिव होता है, इसीलिए जब कोई छोटी सी डिवाइस का हमें
इस्तेमाल करना होता है तो हम डायरेक्ट करंट का यूज कर लेते हैं। जो जब हमें बहुत स्मॉल अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी चाहिए तो हम किसका यूज कर लेते हैं, डायरेक्ट करंट का। लेकिन जब हमें कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंस चलाना होता है जिसको बहुत सारा करंट चाहिए तो हम किस करंट का यूज करते हैं, अल्टरनेटिंग करंट का। क्यों अल्टरनेटिंग करंट का यूज करते हैं, क्योंकि ये चीप है, ठीक है, चीप है और ये एक्सपेंसिव है। डायरेक्ट करंट एक्सपेंसिव है, अल्टरनेटिंग करंट चीप है, ठीक है। और अल्टरनेटिंग करंट एंड इट इज इजी टू ट्रांसपोर्ट। अल्टरनेटिंग करंट कैसा है, चीप है और इजी टू ट्रांसपोर्ट है, आसानी से हम इसे ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं विदाउट मच वेस्ट ऑफ एनर्जी। बिना ज़्यादा एनर्जी के वेस्ट किए हम अल्टरनेटिंग करंट को क्या कर सकते हैं, ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। ये एक्सपेंसिव है एंड ये लॉन्ग डिस्टेंस एंड डायरेक्ट करंट कांट बी ट्रांसपोर्टेड फॉर इन अ लॉन्ग डिस्टेंस बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ एनर्जी इज लॉस्ट व्हेन वी ट्राई टू ट्रांसपोर्ट डायरेक्ट करंट। जब हम डायरेक्ट करंट को ट्रांसपोर्ट करने की कोशिश करते हैं तो बहुत सारी एनर्जी जो है वो क्या हो जाती है, लॉस्ट हो जाती है। तो यही डिफरेंस है डायरेक्ट करंट और अल्टरनेटिंग करंट में। करंट कितने टाइप्स के होते हैं, दो टाइप्स के होते हैं, डायरेक्ट करंट, अल्टरनेटिंग करंट। डायरेक्ट करंट वो करंट है जो यूनिडायरेक्शनल यानी कि एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है। अल्टरनेटिंग करंट कौन सा करंट है, एक ऐसा करंट है जिसकी डायरेक्शन फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के बाद चेंज होती रहती है। डायरेक्ट करंट का सोर्स क्या है, बैटरी और सेल जो है वो डायरेक्ट करंट का सोर्स है। अल्टरनेटिंग करंट का सोर्स क्या है, जो कॉमर्शियली यूज करंट है, कॉमर्शियली यूज करंट इन फैक्ट्रीज एंड होम्स। जो कॉमर्शियली यूज होता है करंट वो है आपका अल्टरनेटिंग करंट। जो होम्स में सप्लाई आती है, जो मेन सप्लाई है वो अल्टरनेटिंग करंट देती है, ठीक है। डायरेक्ट करंट जो है वो एक्सपेंसिव है, बहुत महंगा है। सबसे पहले जो चीज इन्वेंट हुई वो डायरेक्ट करंट ही था। पहले डायरेक्ट करंट लोगों ने यूज करना स्टार्ट किया, लेकिन डायरेक्ट करंट बहुत एक्सपेंसिव था, इसलिए उसे बहुत लार्ज स्केल पे यूज किया ही नहीं जा सकता था, उसे बनाना बहुत एक्सपेंसिव था। अभी हम बैटरी और सेल्स की बात करेंगे तो वहां मैं बताऊंगी कि कैसे ये वर्क करते हैं, ठीक है। तो बहुत एक्सपेंसिव था और उसे सबके लिए यूज कर पाना पॉसिबल नहीं था। फिर माइकल फैराडे की वजह से आज हमारे पास अल्टरनेटिंग करंट है, ओके। तो अल्टरनेटिंग करंट चीप है और इसे लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रांसपोर्ट किया जाता है बिना किसी एनर्जी के वेस्ट के। अल्टरनेटिंग करंट को लंबी दूरी तक क्या कर सकते हैं, ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं बिना किसी एनर्जी के वेस्ट हुए। मतलब इसको ट्रांसपोर्ट करने में अल्टरनेटिंग करंट को ज़्यादा एनर्जी वेस्ट नहीं होती है। डायरेक्ट करंट को हम ट्रांसपोर्ट करने की कोशिश करेंगे तो बहुत सारी एनर्जी वेस्ट हो जाएगी। बिल्कुल आप इसको इस तरीके से समझ सकते हो कि डायरेक्ट करंट जो है ना वो एक फटी हुई थैली की तरह है, ठीक है। कि डायरेक्ट करंट जो है वो एक फटी हुई थैली की तरह है, ठीक है। कि अगर वहां से कोई सामान लेकर के आओगे, जो करंट है उसको अगर डायरेक्ट करंट की फॉर्म में लेकर के आओगे तो जहां आपको ट्रांसपोर्ट करना है वहां तक लाते लाते ज्यादातर जो मटेरियल है वो लॉस हो चुका होगा। तो डायरेक्ट करंट को जब भी आप दूर तक ट्रांसपोर्ट करने की कोशिश करोगे, मोस्ट ऑफ द करंट जो है, मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो लॉस्ट हो जाती है। इसीलिए डायरेक्ट करंट को घरों में, फैक्ट्रीज में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, क्योंकि जब हम इसको ट्रांसपोर्ट करने की कोशिश करते हैं दूर तक, जहां अब डायरेक्ट करंट कहीं ना कहीं तो प्रोड्यूस होगा, जहां प्रोड्यूस कीजिएगा वहां से लार्ज अमाउंट में करंट है तो वो किसी छोटे से बैटरी और सेल में तो आएगा नहीं। तो अगर इसको ट्रांसपोर्ट करने की कोशिश करेंगे हम तो ज़्यादातर जो अमाउंट ऑफ एनर्जी है वो लॉस हो जाएगी और इसी वजह से डायरेक्ट करंट बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है।
लेकिन अल्टरनेटिंग करंट जो है उसके साथ ऐसा नहीं है, इस केस में एनर्जी लॉस नहीं होती है, इसीलिए ये सस्ता होता है और आसान होता है इसको ट्रांसपोर्ट करना बिना किसी एनर्जी के लॉस के। यहाँ पे जरा सा आप देख लो डायरेक्ट करंट की डेफिनेशन। डायरेक्ट करंट इज अ करंट दैट हैज अ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड एंड फ्लोज इन अ फिक्स डायरेक्शन। तो डायरेक्ट करंट जो है उसका मैग्नीट्यूड जो है वो कांस्टेंट है, एक फिक्स मैग्नीट्यूड होता है और वो एक फिक्स डायरेक्शन में फ्लो कर रहा होता है। ठीक है, यहाँ पर आपको एक सर्किट दिखाया गया है। सर्किट में लगी हुई है बैटरी, वायर्स के थ्रू यहाँ पर एक बल्ब लगा दिया गया है। ठीक है, ओके। तो अब और सर्किट स्विच ऑन होने की वजह से सर्किट में करंट फ्लो कर रहा है। जैसे कि आपको दिख रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मूव कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, फ्लो ऑफ चार्ज ही तो है आपका करंट, तो इस सर्किट में करंट फ्लो कर रहा है। ओके, आपको इलेक्ट्रॉन का तो मोशन दिख रहा है कि इलेक्ट्रॉन इधर से निकल करके इधर की ओर जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स इधर से इधर ही जा रहे हैं ना। ठीक है, तो ये तो है मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की मोशन की जो डायरेक्शन है वो कुछ इस तरह से है, यहां से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं नेगेटिव एंड से और पॉजिटिव वाले एंड पर जा रहे हैं, क्योंकि हम तो जानते हैं कि लाइक चार्जेस रिपेल एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट। लाइक चार्जेस जो है वो रिपेल करते हैं और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं। तो अभी हम बैटरी के बारे में डिटेल में समझेंगे। अभी के लिए आप बस इतना जान लो कि बैटरी जो है उसके पास दो एंड्स होते हैं। ठीक है, एक एंड पर ढेर सारा नेगेटिव चार्ज स्टोर होता है और दूसरे एंड पर ढेर सारा पॉजिटिव चार्ज स्टोर होता है। तो जब हम वायर से और लोड से एक एंड को दूसरे एंड से कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है, तो क्या होता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, जो चार्ज स्टोर होता है वो एक एंड से दूसरे एंड की तरफ फ्लो करने लगता है। जैसे ही उनको पाथ मिलता है, जैसे ही उनको रास्ता मिलता है, वो तुरंत भाग करके जाने लगते हैं। ठीक है, तुरंत वो भाग करके जाने लगते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिव एंड से पॉजिटिव एंड की तरफ जा रहे हैं। लेकिन क्या हम ये बोल सकते हैं कि करंट जो है वो भी नेगेटिव एंड से पॉजिटिव एंड की तरफ फ्लो कर रहा है? मतलब डायरेक्शन ऑफ करंट क्या है यहाँ पे? तो हम क्या बताएंगे अगर आपसे कोई पूछता है कि डायरेक्शन ऑफ करंट क्या है इस केस में, तो आप क्या कहोगे कि इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिव एंड से पॉजिटिव एंड की ओर जा रहा है। क्या डायरेक्शन ऑफ करंट यही है? तो नहीं मेरा बच्चा, ऐसा नहीं है। हम ऐसा नहीं कहते। ऐसा हम क्यों नहीं कहते हैं? हम क्या कहते हैं फिर? हम कहते हैं डायरेक्शन ऑफ करंट जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल है। डायरेक्शन ऑफ करंट पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर है। क्यों कहते हैं ऐसा? इसलिए कहते हैं ऐसा क्योंकि करंट के बारे में पहले पता चल गया था, करंट की डिस्कवरी पहले हो गई थी, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बारे में बाद में पता चला। तो लोगों ने ये अज्यूम किया, ये अजम्पशन बनाया कि जो करंट है वो किसी पॉजिटिव चार्ज की वजह से है। मतलब जो करंट है वो किसकी वजह से है? वो पॉजिटिव चार्ज के मोशन की वजह से, मतलब पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहा होगा। ठीक है, तो बिल्कुल इसको इस तरह से समझिए। इलेक्ट्रॉन जो है वो इस तरीके से मूव कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन जो है यानी कि नेगेटिव चार्ज जो है वो इधर की ओर मूव कर रहे हैं। तो पॉजिटिव चार्ज फिर ऑटोमेटिकली पॉजिटिव चार्ज, इसका मतलब अगर नेगेटिव चार्ज उधर जा रहे हैं तो इधर क्या आ रहा है? फिर अगर नेगेटिव चार्ज उधर जा रहे हैं तो इधर क्या आ रहा है? पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। लेकिन आज हम ये बात जानते हैं कि क्योंकि एटम जो है उसमें इलेक्ट्रॉन्स बाहर होते हैं और वो अपने एटम से थोड़ा डिटैच होकर मूव कर सकते हैं, लेकिन जो पॉजिटिव चार्ज यानी प्रोटॉन्स होते हैं वो तो सेंटर में होते हैं और वो मूव नहीं कर सकते। ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज तो मूव कर नहीं सकता है। ठीक है, कहीं पॉजिटिव चार्ज होने का मतलब सिर्फ इतना होता है कि वहां क्या है? डिफिशियंसी ऑफ नेगेटिव चार्ज, डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये हमको ये सब चीजें बाद में पता चली। पहले हम
करंट की डिस्कवरी हो चुकी थी और उस टाइम ये अजम्पशन लिया गया था कि जो करंट है, करंट की जो डायरेक्शन है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल होगी। क्यों होगी? क्योंकि उस टाइम के लोगों का मानना क्या था कि पक्का कोई पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज कैरियर है जो करंट को लेकर के जो मूव करता है और जिसकी वजह से जो है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। ठीक है, बाद में उनका अजम्पशन रॉन्ग तो प्रूफ हुआ, लेकिन कन्वेंशनली हम यही मानते हैं। ठीक है, क्योंकि इतने उन्होंने लंबे वक्त तक यही चीज लेकर के वो चले, तो फिर डायरेक्शन ऑफ करंट हो गया पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। डायरेक्शन, करंट का डायरेक्शन क्या हो गया? पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। ओके, current flows from positive terminal to negative terminal। अब हम बात करेंगे सेल्स और सेल्स के टाइप्स की। ठीक है, तो सबसे पहले सेल समझते हैं कि क्या है सेल। सेल जो है यूनिट ऑफ करंट, यूनिट सोर्स ऑफ करंट है, यूनिट सोर्स ऑफ करंट, यूनिट सोर्स है। ठीक है, यूनिट सोर्स है जिससे कि हमको क्या मिलता है? करंट मिलता है। ठीक है, और यूनिट सोर्स ऑफ करंट है और ये किस तरीके का करंट हमको देता है? तो ये हमको डायरेक्ट करंट देता है, डायरेक्ट करंट जो है हमको मिलता है। सेल से हमको कौन सा करंट मिलता है? डायरेक्ट करंट मिलता है। इट इज अ यूनिट सोर्स ऑफ करंट एंड इट प्रोवाइड अस डायरेक्ट करंट। सेल के अंदर होता क्या है? तो यहां पर आपको एक डायग्राम दिख रहा होगा। डायग्राम में क्या दिख रहा होगा आपको? ये दो रॉड्स दिख रही होंगी। इन रॉड्स को हम बुलाते हैं इलेक्ट्रोड एंड इन डायग्राम्स को हम बुलाते हैं इलेक्ट्रोड। ठीक है, जो इलेक्ट्रोड ये रॉड सी होती हैं। ठीक है, इनको हम क्या बुलाते हैं? इलेक्ट्रोड। अब जिनके पास पॉजिटिव चार्ज होता है उसको हम कैथोड के नाम से बुलाते हैं और जिनके पास नेगेटिव चार्ज आ जाता है उसको हम एनोड के नाम से बुलाते हैं। जिनके पास पॉजिटिव चार्ज होता है उसको कैथोड से बुलाते हैं और जिनके पास नेगेटिव चार्ज आता है उनको हम एनोड से बुलाते हैं। तो इनके पास पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आता कैसे? सवाल तो यही है। ठीक है, तो इस सवाल का जवाब ये है बेटा कि जो आपका सेल है ना वो इतना है, सेल आपका इतना है। ठीक है, ये सेल है आपका, ये जो बाहर बल्ब लगा हुआ है, ये तो वायर वगैरह है, ये सब नहीं है सेल। सेल सिर्फ इतने से ही बना हुआ है। सेल में इलेक्ट्रोड्स होते हैं और इलेक्ट्रोलाइट होती है। और क्या होती है? इलेक्ट्रोलाइट। ये जो है ये क्या है? इलेक्ट्रोलाइट। तो होता क्या है? होता क्या है बच्चा कि जो आपका सेल होता है वो कैसे बना होता है? उसमें इलेक्ट्रोड्स होते हैं, दो मेटल्स के रॉड्स होते हैं और उसमें इलेक्ट्रोलाइट होती है, लिक्विड होती है। अब उस लिक्विड और वो मेटल के रॉड्स के बीच में क्या होता है? उस लिक्विड और उस मेटल रॉड के बीच में रिएक्शंस होते हैं। क्या होते हैं? रिएक्शंस होते हैं। ठीक है, कैसे रिएक्शन होते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन होते हैं। ठीक है, मेटल रॉड और इलेक्ट्रोलाइट के बीच में एक्सोथर्मिक कैसे रिएक्शन? मतलब ऐसे रिएक्शंस जिनको कराने के लिए हमको कोई बाहर से एनर्जी नहीं देनी पड़ती है। वो रॉड और वो इलेक्ट्रोलाइट जब साथ आते हैं, ठीक है, वो रॉड और वो इलेक्ट्रोलाइट जब साथ आते हैं तो ऑटोमेटिकली रिएक्शंस होने लगते हैं। ऑटोमेटिकली रिएक्शन होने लगते हैं तो एक रॉड के ऊपर नेगेटिव चार्ज यानी कि इलेक्ट्रॉन्स इकट्ठा होने लगते हैं। ठीक है, एक रॉड के ऊपर क्या इकट्ठा होने लग रहा है? नेगेटिव चार्ज इकट्ठा होने लग रहा है। और दूसरे रॉड के ऊपर क्या इकट्ठा होने लग रहे हैं? दूसरे रॉड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा होने लग रहे हैं। पॉजिटिव चार्ज कैसे आने लग रहे हैं? इस पर ये इलेक्ट्रॉन लूज कर दे रहा है और ये जो है ये इलेक्ट्रॉन बार बार क्या करता जा रहा है? गेन करता जा रहा है। तो ऐसा ही होने लगता है। ठीक है, तो अब एक रॉड के पास ढेर सारा क्या इकट्ठा हो गया? नेगेटिव चार्ज, और दूसरे के पास नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स की डिफिशियंसी हो गई। अब हमने क्या किया, क्योंकि हम जानते हैं ना कि जो आपकी एयर है
एयर है इंसुलेटर। एयर इंसुलेटर मतलब एयर चार्ज को फ्लो नहीं होने देती है, ठीक है। तो एयर वगैरह जैसे एक सेल रख दिया, तो ऐसा नहीं है कि सेल में अगर आपने सेल को ध्यान से देखा होगा और नहीं देखा होगा तो घर में होगी सेल, उठा करके देखो, जो फ्लैट वाला एंड है वहाँ नेगेटिव साइन बना होगा और जो कैप वाला एंड है उस पर पॉजिटिव साइन। तो जो नेगेटिव साइन बना हुआ है वहाँ नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स स्टोर्ड हैं, और जो पॉजिटिव साइन बना हुआ है वहाँ इलेक्ट्रॉन्स की डिफिशियंसी है। लेकिन ऐसा नहीं है कि उसमें से करंट निकल रहा है आपके सेल में से। लेकिन जब हम उस सेल को हम किसी वायर से कनेक्ट कर देते हैं और कोई लोड लगाते हैं, लोड का मतलब कोई डिवाइस लगा देते हैं, जैसे कि बल्ब लगा दिया, तो आपका सर्किट कंप्लीट हो जाता है। सर्किट कंप्लीट हो जाता है। सर्किट कंप्लीट होने का मतलब, मेरे एक लेक्चर में मैंने ये सब चीजें ऑलरेडी बता रखी हैं कि सर्किट क्या होता है। तो सर्किट होता है पाथ ऑफ करंट। सर्किट क्या होता है? पाथ ऑफ करंट। सर्किट है आपका पाथ ऑफ करंट। तो सर्किट कंप्लीट हो जाता है, यानी कि पाथ जो है वो कंप्लीट हो जाता है। जैसे कि रोड पर गाड़ी चलाने के लिए क्या है? ओवर ब्रिज है, उस पर कार कब ड्राइव हो सकती है? जब वो कंप्लीट रहे ना। ऐसा हो सकता है क्या कि ओवर ब्रिज है, बीच में से टूटा हुआ है और आप उस पर कार लेकर के निकल जाओगे? जा पाओगे? नहीं ना। तो पाथ जब कंप्लीट रहेगा तभी तो उस पर आप ट्रैवल कर सकते हो। तो चार्ज के साथ भी ऐसा ही है कि जब उसका पाथ कंप्लीट होता है तभी वो ट्रैवल कर सकता है। तो जैसे ही सेल के एक एंड को दूसरे एंड से जोड़ा जाता है विद द हेल्प ऑफ कंडक्टर्स, विद द हेल्प ऑफ वायर, विद द हेल्प ऑफ लोड, तो एक एंड से इलेक्ट्रॉन दूसरे एंड की तरफ फ्लो करने लगते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हो, जो इलेक्ट्रॉन्स है वो एक एंड से दूसरे एंड की तरफ फ्लो करने लग रहे हैं, ठीक है। ये जो चीज है इसको हम बुलाते हैं सॉल्ट ब्रिज। इसका काम क्या होता है? तो इसका काम होता है कि ये जो रिएक्शन हो रही है रॉड और इलेक्ट्रोलाइट के बीच में, 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 उसको मेंटेन करके रखे, उसको कंटिन्यू होने दे, कंटिन्यू रखे। ओके, आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। तो यही होता है आपका सेल। सेल में क्या होते हैं? आपके रॉड्स होते हैं जिन्हें हम इलेक्ट्रोड बुलाते हैं, ठीक है। एक और इलेक्ट्रोलाइट होता है, इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट के बीच में रिएक्शन होता है, केमिकल रिएक्शन होता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोड पर चार्ज एक्यूमुलेट होने लगते हैं। तो जिस इलेक्ट्रोड पर नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट होने लगते हैं उसको हम एनोड बुलाते हैं, जिस पर पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट होते हैं उसको हम कैथोड बुलाते हैं, ठीक है। और फिर हम इनके एंड्स को क्या कर देते हैं? आपस में कनेक्ट कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ वायर एंड बल्ब, ठीक है। तो सर्किट कंप्लीट हो जाता है, पाथ कंप्लीट हो जाता है। तो एक एंड से दूसरे एंड की तरफ इलेक्ट्रॉन फ्लो करने लगता है, इलेक्ट्रॉन चार्ज कैरी करता है, तो चार्ज फ्लो होने लगता है। फ्लो ऑफ चार्ज को ही हम करंट बुलाते हैं, यानी कि इस तरह से ये हमको करंट प्रोवाइड करते हैं। करंट की डायरेक्शन हमेशा क्या होती है? कन्वेंशनली हम कहते हैं करंट हमेशा किधर से किधर फ्लो करेगा? पॉजिटिव टू नेगेटिव, यानी कि करंट हमेशा कैथोड से एनोड की तरफ जाता है, जबकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज जो है वो एनोड से कैथोड की तरफ जाएंगे, ठीक है। करंट की डायरेक्शन हमेशा कैथोड से एनोड की तरफ होगी। ओके, आगे बढ़ते हैं। इन सेल्स, तो अब यहां आप देख रहे हो कि केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, है ना। यहाँ पे क्या हो रहा है? केमिकल रिएक्शन हो रहा है। और केमिकल रिएक्शंस होते हैं जब, तो कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं जिनको हम एनर्जी देते हैं तो वो होते हैं, और कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं जो खुद ब खुद होते हैं और जब वो होते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। तो ये कुछ यहाँ पर केमिकल रिएक्शन हो रहा है, और केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो एनर्जी रिलीज हो रही है, ठीक है। केमिकल रिएक्शन से निकली हुई एनर्जी है केमिकल एनर्जी। अच्छा, और ये रिलीज किस फॉर्म में हो रही है, कैसे हो रही है? ये जो इलेक्ट्रॉन्स इकट्ठा हो रहे हैं बेटा यहाँ पे, इन इलेक्ट्रॉन्स के पास आ रही है एनर्जी और ये मूव करने लग रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी को हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ जो केमिकल एनर्जी है वो किस में बदल जा रही है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इसी वजह से तो इलेक्ट्रॉन्स मूव कर पा रहे हैं। तो यहाँ पर सेल में होता क्या है? असल में सेल में केमिकल एनर्जी जो है वो
इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। ओके, अब सेल जो है वो दो तरीके के होते हैं। सेल दो तरीके के होते हैं, प्राइमरी सेल एंड सेकेंडरी सेल। प्राइमरी सेल जो है ये नॉन रिचार्जेबल सेल है, नॉन रिचार्जेबल सेल। कैसा सेल है? नॉन रिचार्जेबल सेल है, मतलब इसको रिचार्ज करने की जरूरत नहीं होती, इसको रिचार्ज नहीं किया जा सकता। इसके अंदर रिएक्शन, इसके अंदर जो केमिकल रिएक्शन होता है वो कैसा होता है? नॉन रिवर्सिबल, नॉन रिवर्सिबल रिएक्शन होता है इसके अंदर। ठीक है, तो क्या मतलब है इस बात का कि सेल के अंदर नॉन रिवर्सिबल रिएक्शन होता है और ये नॉन रिचार्जेबल सेल है। नॉन रिवर्सिबल रिएक्शन का मतलब कि एक बार एक रिएक्शन हो गया तो अब वो रिवर्स नहीं हो सकता। नॉन रिचार्जेबल सेल होने का मतलब ये है कि इस सेल को हम रिचार्ज नहीं कर सकते, वापस चार्ज नहीं कर सकते। कैसे समझेंगे? जैसे कि आपके टॉर्च में, आपकी वॉल क्लॉक में, आपके रिमोट में जो सेल लगता है, वो सेल लगता है, आप कुछ टाइम तक उससे इलेक्ट्रिसिटी लेते हो, इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हो। ठीक है, उसके बाद वो सेल खराब हो जाता है। वो सेल क्यों खराब होता है? क्योंकि वो नॉन रिचार्जेबल है। ऐसा तो है नहीं कि आपको उस सेल को चार्ज करना पड़ता है, कि चार्ज करना पड़ता है, नहीं करना पड़ता ना चार्ज, तो वो नॉन रिचार्जेबल सेल, वो सेल जो है कुछ टाइम बाद खराब हो जाता है और आप उसको क्या करते हो? उसको आप फेंक देते हो। ठीक है, तो इसी को कहते हैं नॉन रिचार्जेबल सेल। वो नॉन रिचार्जेबल सेल क्यों है? क्योंकि उसके अंदर जो रिएक्शन होता है वो नॉन रिवर्सिबल रिएक्शन है, मतलब वो जो केमिकल रिएक्शन है उसको हम रिवर्स नहीं कर सकते, इसीलिए वो नॉन रिचार्जेबल है। और उसमें एक बार अगर एनर्जी जो है वो खर्च हो गई तो वो वापस रिगेन नहीं कर सकता है। ठीक है, इसीलिए वो जल्दी खराब हो जाता है। मतलब इसका जो लाइफ स्पैन है वो बहुत शॉर्ट है, लाइफ स्पैन जो है वो स्मॉल है। ठीक है, प्राइमरी सेल यूजुअली, प्राइमरी सेल जो है आपको वो स्मॉल करंट देता है, मतलब बहुत लार्ज करंट आपको प्राइमरी सेल से नहीं मिल सकता। ठीक है, ये कैसा करंट देता है हमको? स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट, स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट। जो हमको ये करंट देता है ये बहुत कम करंट देता है। These cells cannot be recharged after one use as they provide current as a result of irreversible reaction. इसके एग्जाम्पल क्या है? वोल्टिक सेल, ड्राई सेल, लैग्रांजे सेल एंड डेनियल सेल। ये सब जो सेल्स हैं ये आपके प्राइमरी सेल के एग्जाम्पल्स हैं। ये कैसा करंट हमें प्रोवाइड करता है? वीक। सेकेंडरी सेल, अब सेकेंडरी सेल इसका जस्ट अपोजिट है। ठीक है, सेकेंडरी सेल में क्या है कि सेकेंडरी सेल रिचार्जेबल है, ये एक यूज में खत्म नहीं होता है। जैसे कि आपके मोबाइल में जो सेल, अब मोबाइल में बैटरी लगी हुई है तो सेल और बैटरी में डिफरेंस क्या है? सेल जो है वो यूनिट सोर्स है, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स ही कोई हम क्या कह देते हैं? बैटरी कह सकते हैं। ठीक है, ओके। तो जो आपकी सेकेंडरी सेल्स है, ठीक है, ये जो आपके सेकेंडरी सेल्स है ना, ये रिचार्जेबल है। रिचार्जेबल होने का मतलब कि एक बार जो इनमें केमिकल एनर्जी है वो खर्च हो गई, केमिकल एनर्जी जो है एक बार जो है वो खर्च हो गई, तो इनको जब आप वापस चार्ज कर देंगे, तो ये वापस से वो जो केमिकल एनर्जी जो उन्होंने खर्च कर दी थी वो केमिकल एनर्जी इनमें वापस से आ जाएगी और ये वापस करंट प्रोवाइड करने लगेंगे। तो ये कैसे हैं? ये रिचार्जेबल है। अब ये रिचार्जेबल क्यों है? ये रिचार्जेबल इसलिए, ये रिचार्ज हो सकते हैं इसलिए क्योंकि इनके अंदर होता है रिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शन मतलब इनके अंदर जो रिएक्शन है वो रिवर्स किया जा सकता है, वो वापस रिवर्स उल्टा किया जा सकता है। रिवर्सिबल रिएक्शन का क्या मतलब हुआ बच्चा? देखो,
रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल का मतलब समझते हैं। जैसे कि अगर वाटर जो है, वाटर एक टैंक है वाटर का जो कि एक हाइट पर रखा हुआ है, ठीक है। वाटर जो है एक हाइट पर रखा हुआ है, झरना जो है उससे जो पानी निकलता है वो झरना ऊपर होता है और एक हाइट से पानी नीचे की ओर फ्लो कर रहा होता है। तो यहाँ पे एक रिएक्शन हो रही है जो खुद से ही हो रही है, मतलब ये जो प्रोसेस है ये खुद से ही हो रही है, ठीक है, हो रही है खुद से, ठीक है, और ये खुद से हो रही है, ठीक है। अब कोई भी प्रोसेस रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल होने का मतलब क्या है, ये रिएक्शन तो खुद से हो रही है। अब रिवर्सिबल इरिवर्सिबल होने का क्या मतलब है, रिवर्सिबल ये तब है जबकि वापस अगर हम चाहें तो वो जो वाटर है उसको हम वापस ऊपर भेज दें, ठीक है, वापस उस टैंक में भेज दें, ठीक है, तो वो रिवर्सिबल हो जाएगी। जैसे कि हम मोटर का यूज करते हैं और वापस टैंक को आपकी जो बिल्डिंग है उसमें जो वाटर टैंक है जिसमें आपका पानी भरता है उसमें मोटर से वापस वहां पे पानी नीचे से ऊपर भेज देते हैं, तो हमने इसको रिवर्सिबल बना लिया है, ठीक है। तो ये रिवर्सिबल हो गया। इरिवर्सिबल का मतलब कि कोई एक प्रोसेस एक बार हो गई, जैसे कि आपका जो आटा है, आटे को जब आप गुथ लेते हो, डफ बना लेते हो, या आटे से जब आप रोटी बना लेते हो, आटे से रोटी बन गई, अब क्या रोटी से वापस आटा बन सकता है, या दूध से दही बन गई, क्या दही से वापस दूध बन सकता है, नहीं ना। रोटी एक बार बन गई तो वापस आटा नहीं बन जाएगी, दूध से एक बार दही बन गया तो दही से वापस दूध नहीं बनेगा। तो ये यहाँ पे कौन सा रिएक्शन हुआ, इरिवर्सिबल रिएक्शन हुआ। इरिवर्सिबल रिएक्शन जिसमें हम वापस उल्टा नहीं कर सकते, रिवर्स नहीं कर सकते हम। तो जो प्राइमरी सेल्स हैं उसमें इरिवर्सिबल रिएक्शन हो रहा है कि एक बार रिएक्शन हो गया उसको हम किसी तरह भी उल्टा नहीं कर सकते। अब रोटी से किसी तरह भी आटा नहीं बनाया जा सकता, दही से दूध नहीं बनाया जा सकता, ठीक है। तो वहां पर इरिवर्सिबल रिएक्शन। सेकेंडरी सेल्स में जो रिएक्शन हो रहा है वो है रिवर्सिबल रिएक्शन। यहाँ पर जो रिएक्शन हो रहा है उसको हम क्या कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं, उल्टा कर सकते हैं, और इसी वजह से ये जो सेल्स हैं वो वापस रिचार्ज हो सकते हैं। ये उनके कुछ एग्जाम्पल हैं, लेड, ठीक है, और Ni मतलब निकल, Fe मतलब आयरन, ठीक है, निकल आयरन एक्यूमुलेटर। ये Li मतलब लिथियम, H मतलब हाइड्रोजन, लिथियम हाइड्रोजन बैटरी, लेड एक्यूमुलेटर, निकल एंड आयरन एक्यूमुलेटर। ये सब किसके एग्जांपल्स हैं, तो ये सब आपके सेकेंडरी सेल्स के एग्जांपल्स हैं। और ये हाई करंट भी प्रोवाइड कर सकते हैं और लो करंट भी। ये जो रिचार्जेबल सेल्स हैं ये दोनों तरीके का करंट प्रोवाइड करते हैं, हाई और लो। इन्वर्टर आप सबके घर में है, तो इन्वर्टर उसको बैटरी बुलाते हो ना आप, तो वो कैसी है, वो रिचार्जेबल है, ठीक है, तो वो सेकेंडरी सेल से ही बनी हुई है। करंट के बारे में मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता ही दिया है। ये बस वो सारी चीजें लिखी हुई हैं जो कि मैंने आपको बताया था। करंट क्या है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज नॉर्मली टू द क्रॉस सेक्शन, ठीक है। क्यू चार्ज है जिसकी SI यूनिट क्या है, कूलम्ब है, फ्लो कर रहा है कंडक्टर से इतने टाइम में, क्यू चार्ज t टाइम में फ्लो कर रहा है। टाइम हम किस में लेंगे, सेकेंड में, चार्ज हम लेंगे कूलम्ब में, टाइम लेंगे हम सेकेंड में। और फिर करंट कैसे कैलकुलेट होगा, उस चार्ज को हम उस टाइम से डिवाइड कर देंगे, तो जो हमारी करंट की यूनिट आएगी, जो करंट की SI यूनिट होगी वो क्या होगी, वो एम्पियर होगी। अब चार्ज हो सकता है कि आपको जब भी सवाल पूछा जाए तो हो सकता है आपको बता दे कि इतने टाइम में इतना चार्ज जो है वो फ्लो कर रहा है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि ऐसा ना किया जाए, ठीक है। आपको चार्ज ना बता करके आपको ये बताया जाए कि इतने टाइम में किसी क्रॉस सेक्शनल एरिया से कितना इलेक्ट्रॉन्स जो है वो फ्लो कर रहे हैं। तो जब आपको ऐसा बताया जाएगा कि किसी क्रॉस सेक्शनल एरिया से कितने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर टाइम में, तो आप जानते हो कि एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है, तो आप कैलकुलेट करके, जो कि फॉर्मूला है आपका Q = Ne, आप कैलकुलेट करके निकाल सकते हो कि कितना चार्ज फ्लो कर रहा है, तो आप करंट कैलकुलेट कर लोगे।
ये सब दिया हुआ है कि करंट की यूनिट क्या है, एम्पियर कूलम पर सेकेंड। कुछ और एक्स्ट्रा यूनिट्स भी दी हुई हैं, जैसे कि मिली एम्पियर, माइक्रो एम्पियर। मिली एम्पियर मतलब 10⁻³ एम्पियर, माइक्रो एम्पियर मतलब 10⁻⁶ एम्पियर। तो अगर कभी ऐसे आपको मिली दे दे या माइक्रो दे दे, ठीक है, तो जहां पे मिली है उसको आप 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दोगे। 10⁻³ एक्सपोनेंट्स पढ़ लिए हैं, इसका मतलब है कि 10⁻³ का मतलब 1000 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, और 10⁻⁶ का मतलब कितने जीरो लग जाएंगे आपके, 6 जीरो लगा लेंगे हम, ठीक है, ओके। और किसे डिवाइड करेंगे, $10 लाख से, ठीक है। 10⁻⁶ का मतलब 10 लाख, 10 लाख से डिवाइड कर देंगे हम, ठीक है, तो वो माइक्रो से एम्पियर में आ जाएगा, और 1000 से डिवाइड करेंगे तो मिली एम्पियर से एम्पियर में आ जाएगा, ठीक है। करंट की डायरेक्शन जो है वो तो ऑलरेडी बीती बात हो ही चुकी है कि क्यों ऐसा माना जाता है, तो वो कन्वेंशनली है कि ऐसा पहले से अजम्पशन हो रखा था, तो उसी के बेसिस पे ये माना जाता है कि जो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन है उसके अपोजिट करंट की डायरेक्शन होगी। इलेक्ट्रॉन की जो डायरेक्शन है अगर वो निगेटिव से पॉजिटिव है तो करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव से निगेटिव हो जाएगी, ठीक है। ये क्या लिखा हुआ है, अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, दस फ्लो फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, ठीक है। तो अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट इलेक्ट्रॉन कैसे फ्लो करते हैं, नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो करंट कैसे फ्लो करेगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव। सोर्स ऑफ करंट तो यहाँ बताया गया है, डायरेक्ट करंट के सोर्स है सेल्स एंड बैटरी। अल्टरनेटिंग करंट के टाइप्स बताए थे मैंने कि 2 टाइप्स के करंट होते हैं, तो डायरेक्ट करंट एंड अल्टरनेटिंग करंट। तो डायरेक्ट करंट का सोर्स है सेल्स एंड बैटरी, ये डायरेक्ट करंट के सोर्स है। अल्टरनेटिंग करंट का सोर्स क्या है, मेन सप्लाई, ठीक है, मेंस से जो सप्लाई आती है आपके घरों में वो अल्टरनेटिंग करंट का सोर्स है। ये आपको क्या रिप्रेजेंट किया गया है, जब डायरेक्ट करंट के सोर्स सेल्स और बैटरी की बात की जाती है तो सेल्स को दिखाने का तरीका, रिप्रेजेंटेशन है ये, सेल को कैसे दिखाया जाता है, इस तरीके से दिखाते हैं, और बैटरी को किस तरीके से, इस तरीके से। इस नोटेशन के बारे में थोड़ा सा बात कर लेती हूं मैं आपसे, तो ये नोटेशन क्या है, ये नोटेशन सेल के 2 एंड्स के बारे में बात करती है। ये जो बड़ी वाली लाइन है, ये जो बड़ी वाली लाइन है आपकी, ये दिखाती है पॉजिटिव एंड, ये जो छोटी वाली लाइन है ये आपको दिखाती है नेगेटिव एंड। तो ये आपने रिप्रेजेंट कर लिया एक सिंगल सेल। लेकिन जब आपको बैटरी रिप्रेजेंट करनी होगी तो फिर आप क्या करोगे, और बैटरी जब हम, बैटरी सेल से ही तो बनी है, 2 और मोर सेल्स, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स इज कॉल्ड बैटरी। तो बैटरी को रिप्रेजेंट करना होगा तो किस तरीके से करेंगे, और बैटरी को कैसे हम आपस में जोड़ते हैं ये भी आपको सीखना होगा। तो बैटरी को जोड़ने का एक ही सिंपल सा तरीका है कि हमेशा अपोजिट टर्मिनल्स को साथ में ज्वाइन करेंगे, मतलब पॉजिटिव को नेगेटिव से, नेगेटिव को पॉजिटिव से। तो ये आपका पॉजिटिव टर्मिनल है, ये आपका नेगेटिव, फिर ये आपका पॉजिटिव, एंड देन ये आपका नेगेटिव, ठीक है। तो इस तरह सेल से क्या बन गई, सेल से बन गई आपकी बैटरी, ठीक है। तो जो वो ज्वाइन कर रहे होते हैं आप, वो हमेशा अपोजिट टर्मिनल्स को साथ में कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इस तरह आपको क्या मिल जाती है, बैटरी मिल जाती है, ठीक है। अब ये जॉइंट्स, आप सेल्स को ज्वाइन करना तो जानते ही होंगे, जब आप टॉर्च में सेल्स लगाते हैं तो आप देखते होंगे हमेशा अपोजिट टर्मिनल्स को, ठीक है। कैप वाली साइड को वो फ्लैट वाली साइड के साथ आप रखते हो, लेकिन ये कॉन्सेप्ट जो है वो इसी बात पे बेस्ड है कि इस तरीके से हम सेल्स को साथ में कंबाइन करते हैं। अब हम सर्किट के बारे में बात करेंगे, ठीक है। सर्किट क्या है, अभी जस्ट मैंने बोला था आपको सर्किट के बारे में। सर्किट है पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट।
ठीक है, वो रास्ता जिस पर इलेक्ट्रिक करंट चलता है। इलेक्ट्रिक करंट जिस रास्ते पर चलता है उसको हम बुला देते हैं सर्किट। ठीक है, तो सर्किट को बनाने के लिए ये जो रास्ता बनाना है, इलेक्ट्रिक करंट के लिए रास्ता बनाना है, तो उसके लिए क्या क्या चाहिए, वो किन किन चीज़ों से बनता है। तो एक तो है, और आप जब अपने कॉपी में सर्किट बनाओगे, ठीक है, कॉपी में सर्किट बनाओगे तो वो आप दिखाओगे कैसे, रिप्रेजेंट कैसे करोगे। पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि वो इलेक्ट्रिक करंट का जो पाथ है उसके लिए चाहिए क्या क्या हमको। ठीक है, और जब कॉपी में बनाएंगे तो उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। तो सबसे पहले तो हमको क्या चाहिए, हमको करंट का सोर्स चाहिए। पहले तो हमको वही चीज चाहिए ना जो हमको करंट प्रोवाइड करते हैं। वो हमको कौन प्रोवाइड करता है, बैटरी या सेल। सबसे पहले बैटरी या सेल चाहिए हमको, उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका ये है। ओके, आगे बढ़ेंगे। उसके बाद नेक्स्ट चीज हमको क्या चाहिए, नेक्स्ट कौन सी चीज चाहिए, ये सब चीजों को इकट्ठा करेंगे हम, तभी तो बनाएंगे अपना प्यारा सा सर्किट। ओके, तो सेकेंड चीज चाहिए हमको की। की को आप नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हो स्विच। की को आप नॉर्मल लैंग्वेज में क्या बोलते हो, स्विच बोल देते हो। स्विच, ये जो की या स्विच है ये कंट्रोलर है, करंट का क्या है, कंट्रोलर है। ये करंट को कंट्रोल करती है, कितना करंट फ्लो होगा, कितना करंट फ्लो नहीं होगा। ठीक है, कब करंट फ्लो होगा, कब करंट फ्लो नहीं होगा। ठीक है, अगर स्विच जो है आपकी ऑन है, स्विच जो है आपकी ऑन है, यानी की जो है आपकी वो ऑन है, ठीक है, तो करंट फ्लो होगा। ठीक है, और उस जब स्विच ऑन रहेगी तो हम सर्किट को बुलाएंगे क्लोज सर्किट। स्विच ऑफ है आपकी, ठीक है, स्विच ऑफ है, की जो है वो ऑफ है, तो करंट फ्लो नहीं होगा, करंट ऑफ हो जाएगा, और उस टाइम जो सर्किट हो जाएगी वो ओपन हो जाएगी। ठीक है, जैसे ही हम स्विच ऑफ कर देते हैं तो फिजिक्स की लैंग्वेज में कहते हैं कि सर्किट हमारा ओपन हो गया। क्या हो गया, ओपन सर्किट, मतलब रास्ता जो है वो ब्रेक हो गया, सर्किट ब्रेक हो गया, ओपन हो गया सर्किट। और जैसे ही स्विच ऑन कर देते हैं तो सर्किट जो है वो कंप्लीट हो चुका है और अब उसमें से करंट फ्लो कर रहा है। ओके, दीज आर यूज्ड टू पुट द करंट ऑन और ऑफ। अच्छा, अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं हम, इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे कि मतलब जो आपकी स्विच है वो ऑन है कि ऑफ है। तो रिप्रेजेंट करने का तरीका है, सबसे पहले जब स्विच ऑन रहती है उसको रिप्रेजेंट हम इस तरीके से करते हैं। ठीक है, क्लोज है, और जब सर्किट ओपन रहती है तो कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट होता है। ठीक है, ओके, जब सर्किट ओपन रहती है तो इस तरीके से रिप्रेजेंट होता है, और जब सर्किट क्लोज रहती है तो इन सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टेंस बॉक्स। रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टेंस बॉक्स जो है वो क्या करता है, वो हमको हेल्प करता है कि हमको सर्किट में कितना करंट चाहिए उसके अकॉर्डिंग हम करंट को कंट्रोल कर सकते हैं कि हमको ज़्यादा करंट चाहिए कि कम करंट चाहिए, हमको कितना करंट चाहिए उसके अकॉर्डिंग ये जो रेजिस्टेंस है हमको हमारे डिमांड के अकॉर्डिंग करंट प्रोवाइड कराने में मदद करता है। मतलब जितना हमको डिमांड होगी करंट की, रेजिस्टेंस की हेल्प से हम सिर्फ उतना ही करंट जो है वो सर्किट में फ्लो होने देते हैं। ठीक है, रेजिस्टेंस बॉक्स का यूज करके हम अमाउंट ऑफ करंट को कंट्रोल कर सकते हैं। रेजिस्टेंस बॉक्स का इस्तेमाल करके हम क्या कंट्रोल कर सकते हैं, सर्किट में अमाउंट ऑफ करंट, जो करंट फ्लो हो रहा है वो कितना अमाउंट का करंट फ्लो हो रहा है, इसको हम रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस बॉक्स का यूज करके कैलकुलेट कर सकते हैं कि अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग इन द सर्किट इज कंट्रोल्ड बाय द रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टेंस बॉक्स। ओके, अब रेजिस्टेंस है क्या, तो रेजिस्टेंस जो है वो वायर्स, वो जो रेजिस्टेंस वायर है वो एक एलॉय से बना होता है जिसका नाम है मैंगनीज। ठीक है, रेजिस्टेंस को आप बिल्कुल इस तरीके से समझो बच्चा कि जैसे कि रोड है, रोड पर जो ट्रैफिक होता है, ट्रैफिक का क्या काम होता है, ट्रैफिक का काम होता है आपकी मूवमेंट को स्लो कर देना, आपकी मूवमेंट को स्टॉप कर देना, कंप्लीटली नहीं बट स्लो कर देना, धीरे धीरे चलाना।
और वही ट्रैफिक जब कम हो जाता है तो आपकी मूवमेंट जो है रोड पर फास्ट हो जाती है। वही काम रेजिस्टेंस करता है, वही काम आपका रेजिस्टेंस करता है। रेजिस्टेंस करंट के मूवमेंट को स्लो और फास्ट करता है, मूवमेंट ऑफ करंट को कंट्रोल करता है, ठीक है। स्पीड, करंट की स्पीड, कितना करंट फ्लो हो एक सर्किट में, इसको कौन कंट्रोल करता है? रेजिस्टेंस कंट्रोल करता है, ठीक है। हायर द रेजिस्टेंस इन द सर्किट, स्मॉलर द करंट फ्लोइंग इन द सर्किट। जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा आपके सर्किट में, उतना ज्यादा जो है वो करंट आपका कम फ्लो करेगा। बेसिकली रेजिस्टेंस इज अ इलेक्ट्रिकल डिवाइस विच अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट। जो रेजिस्टेंस है वो एक डिवाइस है जो कि करंट के फ्लो को क्या करती है? अपोज करती है। Rheostat is a device in which the resistance can be varied as per the need. अब rheostat क्या है? rheostat एक ऐसी डिवाइस है जिसकी मदद से आप करंट को वेरी करा सकते हो, ठीक है। अब कुछ रेजिस्टेंस ऐसे आते हैं जो कि कांस्टेंट होते हैं, मतलब आपने लगा दिया तो वो उतना कांस्टेंट रेजिस्टेंस रहेगा सर्किट में, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसी चीजें होती हैं जहां पर, कुछ ऐसी डिवाइसेस होती हैं जहां पर हो सकता है कि आपको कभी करंट ज़्यादा चाहिए, कभी कम चाहिए, तो वहाँ पे आप क्या लगा दोगे? रेओस्टेट लगा दोगे। उसकी वजह से क्या होगा कि आप रेजिस्टेंस को वेरी करके अपने नीड के अकॉर्डिंग सर्किट में करंट फ्लो करा सकते हो। आप अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग इन द सर्किट उसको कंट्रोल कर सकते हो। यू कैन कंट्रोल द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग इन द सर्किट, ओके। दस ऑल्सो चेंजिंग द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग अक्रॉस द सर्किट। और फिर ये जो रेओस्टेट है, ये रेओस्टेट की मदद से हम क्या कर सकते हैं? रेजिस्टेंस को वेरी कर सकते हैं, और रेजिस्टेंस को वेरी करके हम क्या कर सकते हैं? कितना करंट जो है फ्लो कर रहा है सर्किट में उसको वेरी कर सकते हैं। ये इमेजेस आप देख रहे हैं, ये फिक्स रजिस्टर की इमेज है और ये वेरिएबल रजिस्टर की इमेज है। फिक्स रजिस्टर एक बार सर्किट में लग गया तो रेजिस्टेंस इसका फिक्स रहेगा। वेरिएबल रजिस्टर एक ऐसा रजिस्टर जिसकी रेजिस्टेंस को आप क्या कर सकते हो? वेरी कर सकते हो। रेजिस्टेंस बॉक्स आपने देखा होगा, तो ये है आपका रेजिस्टेंस बॉक्स। एमीमीटर, एमीमीटर एक ऐसी इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो कि सर्किट में फ्लो हो रहे करंट को क्या कर सकती है? कैलकुलेट कर सकती है, ठीक है। सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा है उसको क्या कर सकती है? कैलकुलेट, ठीक है। एमीमीटर इज अ इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर द करंट इन अ सर्किट। सर्किट के करंट को ये मेजर करती है। और ये सर्किट में लगाई कैसे जाती है? देखो, ये है आपका एमीमीटर, ये आपका एमीमीटर है, और ये जो इसमें डिफ्लेक्शन होता है ये बताता है कि कितना करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो ये सर्किट में लगाई कैसे जाती है? तो इस सर्किट में लगाई जाती है सीरीज में, ठीक है। सीरीज में लगाई जाती है सर्किट में। सीरीज में लगाने का मतलब क्या है? इसको सीरीज में लगाने का क्या मतलब है? जैसे कि आप यहां देखो, सीरीज का क्या मतलब है, इसको समझते हैं। तो देखो, ये तो हो गई आपकी सेल, ये तो हो गया आपका सोर्स, ये हो गया आपका लोड। अभी लोड क्या है समझाती हूँ आपको। ये सोर्स हो गया, वो लोड हो गया, ये हो गया आपका एमीमीटर, ये हो गया आपका एमीमीटर। तो एमीमीटर को सीरीज में लगाने का मतलब, किसी भी इंस्ट्रूमेंट, किसी भी डिवाइस को हम दो तरीके से लगा सकते हैं। सीरीज में डिवाइस को दो तरीके से लगाया जा सकता है, सीरीज में और पैरेलल, ठीक है। सीरीज में लगाया जा सकता है और पैरेलल लगाया जा सकता है। सीरीज में लगाने का मतलब क्या है? पैरेलल में लगाने का मतलब क्या है? सीरीज में लगाने का मतलब है कि जो इंस्ट्रूमेंट है वो एक सेम ही पाथ में लगा दिया जाए। जब सारे चीजों को सेम ही पाथ में लगा दिया जाए, मतलब एक ही रास्ते में, जिस रास्ते में आपका बैटरी है, जिस रास्ते में आपकी बैटरी है, उसी रास्ते में आपने क्या लगा दिया? एमीमीटर लगा दिया, ठीक है। उसी रास्ते में आपने लोड भी लगाया हुआ है। तो
तो ये हम क्या कह देंगे कि ये जो है आपका सीरीज में है, ठीक है। जब डिवाइसेस सेम पाथ में हो तो उनको कहा जाता है कि वो सीरीज में है। जब इंस्ट्रूमेंट्स जो है वो उनका सेम पाथ हो, जब पाथ ऑफ इंस्ट्रूमेंट इज सेम, तो हम कहेंगे कि वो किस में कनेक्टेड है, वो सीरीज में कनेक्टेड है। तो जो आपका एमोमीटर है उसको किस में कनेक्ट करते हैं, हम सीरीज में कर देते हैं, ठीक है। एमोमीटर इज प्लेस्ड इन सीरीज इन द ब्रांच ऑफ द सर्किट, जिसमें बैटरी लगी होगी, जिसमें लोड लगा होगा, उसी में आपका एमोमीटर भी लगा रहता है, ठीक है। एमोमीटर का रेजिस्टेंस जो है वो बहुत कम होता है, बहुत कम रेजिस्टेंस रखा गया होता है एमोमीटर का। एमोमीटर का रेजिस्टेंस क्यों कम रखा गया होता है, बहुत कम क्यों रखा गया था, समझिए। जब बैटरी से करंट निकल के एमोमीटर से पास होकर के जाएगा तो वो मेजर करेगा कि कितना करंट है। अगर इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा हुआ, इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा हुआ तो जो करंट का मैग्नीट्यूड है जब वो उससे पास करेगा तो चेंज हो जाएगा, तो वो कैलकुलेट नहीं कर पाएगा कि सर्किट में कितना करंट फ्लो कर रहा है। तो एमोमीटर का रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल मिनिमम रखा गया होता है कि वो सर्किट में फ्लो हो रहे करंट को कैलकुलेट कर पाए। वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर वो डिवाइस है जो कि वोल्टेज, वोल्ट मीटर वो डिवाइस है जो कि वोल्टेज और पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस को दो पॉइंट्स के बीच के वोल्टेज या कहें कि दो पॉइंट के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस को कैलकुलेट कर सकती है। पहला सवाल आपके दिमाग में आता हुआ कि मैम वोल्टेज क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। तो वोल्टेज जो है आपका, वोल्टेज जो है आपका या पोटेंशियल डिफरेंस की मैं बात करूं तो उसके लिए आपको समझना पड़ेगा पहले पोटेंशियल। पोटेंशियल क्या है, तो पोटेंशियल को बच्चा आप कुछ इस तरीके से समझो कि जब भी किसी भी बॉडी पर चार्ज आता है, जब भी किसी भी बॉडी पर चार्ज आता है, यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज जब भी किसी बॉडी पर आता है तो उसके पास एक एनर्जी भी आ जाती है। उसके पास क्या आ जाती है, एक एनर्जी भी आ जाती है, एक पावर आ जाती है, एक पोटेंशियल आ जाता है। जब भी किसी बॉडी पर चार्ज आ गया, जब भी किसी पॉइंट पर चार्ज आया तो उसके पास एक पोटेंशियल आया, ठीक है, तो वो हो गया पोटेंशियल। एक तरह की एनर्जी आ गई उसके पास, किसी भी पॉइंट पर या उसके आसपास कोई चार्ज है तो उसके पास क्या हो जाती है, एक एनर्जी हो जाती है। ओके, ये सिंपल सी बात समझ में आई। अब पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, पोटेंशियल तो समझ में आ गया, ठीक है, एनर्जी, ठीक है, एनर्जी पर यूनिट चार्ज, इसको एनर्जी पर यूनिट चार्ज, ठीक है। मतलब एक यूनिट चार्ज की वजह से उस पॉइंट पर कितनी एनर्जी आ चुकी है वो है उसका पोटेंशियल, ठीक है। पोटेंशियल का यही मतलब है, ठीक है। या ये कह सकते हैं कि अगर अब किसी यूनिट चार्ज को उस पॉइंट पर आना होगा तो उसको उसके पास कितनी एनर्जी होनी चाहिए तो वो आ सकता है, ठीक है। उस पॉइंट पर किसी चार्ज को आना है तो उसके पास कितनी एनर्जी होनी चाहिए तब वो आ सकता है, उसको कहेंगे हम उस पॉइंट का पोटेंशियल, ठीक है। ओवरऑल आप ये समझ सकते हो कि जैसे ही किसी पॉइंट पर चार्ज आ जाता है या किसी पॉइंट के सराउंडिंग में चार्ज होता है, उस पॉइंट के पास एक तरह की एनर्जी आ जाती है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी आ जाती है। ओके, तो जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी उस पॉइंट के पास आ जाती है उसी को हम कह देते हैं उसका पोटेंशियल। अब पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब है कि दो पॉइंट्स के बीच के पोटेंशियल, दो पॉइंट्स के बीच की एनर्जी का जो डिफरेंस है वही है आपका पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। सिंपल बात समझ में आई। किसी पॉइंट के पास, किसी बॉडी के पास पोटेंशियल कैसे आता है, जैसे ही उसके पास चार्ज आता है उसके पास एक पोटेंशियल आ जाता है। कैसा पोटेंशियल मैम, आपको बताया ना कि चार्ज क्या करते हैं, चार्जेस अट्रैक्ट और रिपेल करते हैं, सेम चार्ज को रिपेल करेंगे और अनलाइक चार्जेस को अट्रैक्ट करेंगे। तो जैसे ही चार्ज आएगा उस बॉडी के पास एक पोटेंशियल, एक ताकत आ जाएगी कि वो दूसरे चार्जेस को अट्रैक्ट या रिपेल कर सकता है। तो यानी कि एक एनर्जी आ गई ना उसके पास, तो वही जो उस बॉडी, उस पॉइंट के पास एनर्जी आ जाती है वही उसका क्या हो जाता है, उसका पोटेंशियल हो जाता है। और जब हम किसी दो पॉइंट से दो बॉडी के बीच के इस जो एनर्जी है उनके पास, जो पोटेंशियल है उनके पास, उसका डिफरेंस लेते हैं
कि दोनों में क्या फर्क है, तो उसी को हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। और पोटेंशियल डिफरेंस जिसको हम वोल्टेज भी बुलाते हैं, यही है कॉज ऑफ करंट, ठीक है, यही है कॉज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसी की वजह से इसी जब दो पॉइंट्स के बीच में ये एनर्जी का डिफरेंस, ये पोटेंशियल का डिफरेंस हो जाता है, इसी वजह से बच्चा चार्जेस फ्लो करते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस मेड द चार्ज टू फ्लो, पोटेंशियल डिफरेंस ही चार्जेस को फ्लो कराते हैं, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्लो ऑफ चार्ज, पोटेंशियल डिफरेंस ही रिस्पॉन्सिबल है चार्ज के फ्लो के लिए। अच्छा, क्यों रिस्पॉन्सिबल है, इसको इस तरह से समझो मेरा बच्चा कि जैसे कि हाइट का डिफरेंस है, हाइट का क्या है, डिफरेंस है, जो पानी जो है वो एक ऊपर वाली हाइट पर रखा हुआ है, ठीक है, तो वो ऊपर वाली हाइट से किधर फ्लो करता है, नीचे की तरफ, हायर से लोअर की तरफ, ठीक है। एनर्जी भी, हीट भी कैसे फ्लो करती है, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की और आपकी हीट एनर्जी भी फ्लो करती है। तो नेचर को आप देख रहे हो, वो हमेशा किधर से किधर जाता है, हाई से लो की तरफ, जो है हाई से लो की तरफ आपकी एनर्जी जो है वो मूव करती है, ठीक है। मतलब जब भी कहीं पर एनर्जी का डिफरेंस होगा तो एनर्जी का डिफरेंस क्या कराता है, मोशन कराता है। एनर्जी का डिफरेंस रिस्पॉन्सिबल है मूवमेंट के लिए। तो वैसे ही जब भी दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल का डिफरेंस आ जाता है, एक पॉइंट के पास ज्यादा एनर्जी आ गई, दूसरे पॉइंट के पास कैसी एनर्जी आ गई, कम एनर्जी, एक पॉइंट के पास ज्यादा पोटेंशियल आ गया, दूसरे के पास कम आ गया। अब एक पॉइंट है जिसका पोटेंशियल ज्यादा है, तो ज्यादा पोटेंशियल होने का मतलब ज्यादा ताकत है। वो ताकत कैसी ताकत है, दूसरे चार्जेस को अट्रैक्ट और रिपेल करने की। तो वो जिसके पास ज्यादा पोटेंशियल है, वो जिन चार्जेस को अट्रैक्ट कर रहा होगा, और जिसके पास कम पोटेंशियल है, उस, जैसे कि आपका एक इलेक्ट्रॉन है, ये एक मेरा इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये मेरा एक इलेक्ट्रॉन है। अब यहाँ पर मैं कुछ पॉजिटिव चार्ज ला करके रख देती हूँ, तो यहाँ पर कुछ पोटेंशियल आ गया, ठीक है, यहाँ पर क्या आ गया, कुछ पोटेंशियल आ गया इस पॉइंट का, ठीक है। और इधर जो है, इधर भी एक पॉजिटिव चार्ज रख देती हूँ, तो पोटेंशियल किसका ज्यादा है, ये जो पॉइंट ए है उसका पॉइंट बी के रिस्पेक्ट में पोटेंशियल ज्यादा होगा, तो इलेक्ट्रॉन किधर फ्लो कर जाएगा, एक ही तरफ फ्लो कर जाएगा, ठीक है। तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है, यही रिस्पॉन्सिबल है फॉर द फ्लो ऑफ चार्ज। पोटेंशियल डिफरेंस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्लो ऑफ चार्ज। खैर, आपको पोटेंशियल डिफरेंस तो समझ में आ गया होगा, वोल्टेज तो समझ में आ ही गया होगा बच्चा, ठीक है। बस आगे बात कर लेते हैं कि इसको मेजर कैसे करते हैं सर्किट में। तो इसको सर्किट में मेजर करने के लिए हम वोल्ट मीटर का इस्तेमाल करते हैं। सर्किट में इसको मेजर करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, वोल्ट मीटर। इट इज अ डिवाइस विच मेजर पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज, ओके। ये डिवाइस वोल्टेज को, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करती है। और ये कैसे कनेक्टेड है, ये पैरेलली कनेक्टेड है। ये कैसे कनेक्टेड है, पैरेलली कनेक्टेड है। पैरेलली कनेक्टेड क्यों है भाई, ये इसको पैरेलल कनेक्ट क्यों किया गया, और मैम पैरेलल का मतलब क्या होता है, पहले तो वो बताइए। तो पैरेलल होने का मतलब ये है कि जैसे मैंने बताया कि जब आपकी डिवाइसेस, जो भी आपके इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जो भी चीज़ें हैं, वो एक सेम ही पाथ में कनेक्टेड, जब पाथ जो है सारे इंस्ट्रूमेंट्स का, सारी डिवाइस का सेम है, तो वो सीरीज में कनेक्टेड है। लेकिन जब डिफरेंट पाथ है, जब पाथ जो है वो डिफरेंट है, दो अलग अलग पाथ में कनेक्टेड है, तो उसको कहते हैं पैरेलल कनेक्शन। जब पाथ जो है वो आपका डिफरेंट है, तो उसको हम कहते हैं पैरेलल कनेक्शन। जैसे कि सर्किट डायग्राम देख रहे हो आप, एमीमीटर हुआ, सेल हुआ, रजिस्टर हुआ, स्विच हो गया आपका, सबका पाथ सेम है। लेकिन वोल्ट मीटर का, एक वोल्ट मीटर दूसरे पाथ में कनेक्टेड है, वहीं से एक दूसरा पाथ जा रहा है वोल्ट मीटर के लिए, उसमें वोल्ट मीटर को कनेक्ट किया गया, तो इसको कहते हैं पैरेलली कनेक्ट करना। क्या, कैसे कनेक्ट करना, पैरेलल कनेक्शन कहते हैं हम इसको, ठीक है। तो पैरेलल कनेक्शन होता है इसका, और ये क्या मेजर करता है, ये जहां जिन भी दो पॉइंट, दो एंड से कनेक्टेड होता है पैरेलली, उनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस ये मेजर करता है। और इसका रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है, इसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हाई होता है। इसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हाई क्यों रखा गया है, इसका रेजिस्टेंस इसलिए हाई रखा गया है कि इस पाथ में कोई करंट फ्लो ना कर जाए, ठीक है। यहाँ जब एमीमीटर लगाया गया तो इसका रेजिस्टेंस जो है वो लो है,
इसका रेजिस्टेंस लो रखा गया, लेकिन जो वोल्ट मीटर लगाया गया उसका रेजिस्टेंस हाई रखा गया। क्यों? क्योंकि एमीमीटर से करंट पास करना है उतना जितना सर्किट से कर रहा है, तो कैलकुलेट कर लेगा कि कितना करंट फ्लो कर रहा है। वोल्ट मीटर को करंट नहीं मेजर करना है, उसको पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है। अगर कुछ करंट इधर फ्लो कर गया तो जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो पोटेंशियल डिफरेंस सही कैलकुलेट नहीं हो पाएगा। तो उसके लिए रिक्वायरमेंट है कि करंट, कोई भी करंट इधर फ्लो ना करे, तो जो आपका वोल्ट मीटर है उसका रेजिस्टेंस हाई रखा जाता है। वोल्ट मीटर हैज अ हाई रेजिस्टेंस so that it does not significantly change the current in the circuit. Next, गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर जो है वो एक ऐसी डिवाइस है जो डिफ्लेक्ट करके प्रेजेंस ऑफ करंट बताती है कि क्या किसी सर्किट से में करंट फ्लो कर रहा है या नहीं कर रहा है। वो आपको कौन बताता है? वो आपको गैल्वेनोमीटर बताता है। It is a device that is used to detect the presence of current in the wire by showing deflection, ठीक है। और वो कैसे शो होता है? वो उसकी जो ये मैग्नेटिक नीडल है वो डिफ्लेक्ट करके बता देती है कि कितना करंट जो है वो फ्लो कर रहा है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लोड वो सारी डिवाइसेस जो कि सर्किट में कनेक्ट करते हैं हम और जो एनर्जी को कंज्यूम करती हैं, ठीक है। जो हम सर्किट में कनेक्ट करते हैं और वो जो एनर्जी को कंज्यूम करती हैं, ठीक है। वो सारी डिवाइसेस जो हैं वो आपकी लोड है। सब कुछ, आयरन, फ्रिज, बल्ब, फैन, जो भी चीज इलेक्ट्रिकल एनर्जी लेकर के वर्क करती है, सारे आपके इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को हम क्या बुलाते हैं? लोड बुलाते हैं, ठीक है। सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को लोड बुलाते हैं। वो आपके दिमाग में आ रहा होगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मैम एनर्जी क्या, एनर्जी कैसे कंज्यूम करता है, क्या कहना चाहती हैं, है ना? बताती हूँ। ये आपका बैटरी है, वैसे तो मैंने बताई है। बैटरी है ये आपकी। बैटरी के अंदर होते हैं केमिकल रिएक्शन, ऐसे रिएक्शंस जो खुद ही होते हैं, ठीक है ना, ऐसे रिएक्शंस जो ऑटोमेटिकली खुद होते हैं। अब ये जब होते हैं तो ये रिएक्शंस ऐसे रिएक्शंस हैं जिसमें एनर्जी, केमिकल एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। कैसे होती है कन्वर्ट? क्या होता है कि एक एंड में बहुत सारे नेगेटिव चार्ज स्टोर हो जाते हैं और एक एंड में पॉजिटिव चार्ज। तो मैंने आपको बताया ना अभी जस्ट अभी कि जहां पर भी चार्ज आके स्टोर होंगे उस पॉइंट के पास एक तरह का पोटेंशियल आ जाएगा, उस पॉइंट के पास एक तरह का पोटेंशियल आ जाएगा। जैसे कि आप इस एंड की बात करो, इस एंड के पास इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी होगी, यानी पॉजिटिव चार्ज का पोटेंशियल आ गया इस इलेक्ट्रॉन के पास। इस पॉइंट के पास इलेक्ट्रॉन ही स्लिप ऑफ टंग, तो इस पॉइंट के पास जो है पॉजिटिव चार्ज का पोटेंशियल आ गया है, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज का पोटेंशियल मतलब क्या मतलब है इस बात का? इस बात का ये मतलब है बच्चा कि अब इस पॉइंट के पास क्या पावर आ गई है कि ये अपने पास नेगेटिव चार्जेस को अट्रैक्ट कर सके। इसके पास एनर्जी आ गई है कि अब क्या करेगा, नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करे। तो ये अगर हम पॉजिटिव चार्ज के रिस्पेक्ट में बात करें, हम किसके रिस्पेक्ट में बात करें? सिर्फ पॉजिटिव चार्ज के रिस्पेक्ट में बात करें, ठीक है। चार्ज दो तरह के होते हैं। अगर हम पॉजिटिव चार्ज की बात करें कि पॉजिटिव चार्ज वाला पोटेंशियल किसके पास ज्यादा है, तो पॉजिटिव चार्ज वाला पोटेंशियल किसके पास ज्यादा है? इस वाले पॉइंट के पास। इस पॉइंट का नाम रख देते हैं A और इसका नाम रख देते हैं B, ठीक है। तो A के पास अगर हम पॉजिटिव चार्ज की बात कर रहे हैं कि पॉजिटिव चार्ज वाला मतलब पॉजिटिव चार्ज किसके पास ज्यादा है, तो A के पास पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, B के पास कम है। तो यानी कि A जो है वो हायर पोटेंशियल पे है। किस पे है वो? हायर पोटेंशियल पे। और ये जो B है वो लोअर पोटेंशियल पे, ठीक है। यानी कि A के पास ज्यादा एनर्जी है, B के पास कम एनर्जी है। अब जैसे ही हम सर्किट को कंप्लीट करेंगे, वायर लगाएंगे, स्विच लगाएंगे, ठीक है, वायर लगाएंगे, स्विच लगाएंगे। देखो ये स्विच में वहां दिखाए थे, स्विच कैसे दिखाते हैं? ऐसे ही दिखाते हैं। तो ये स्विच अभी ओपन है, अब ये स्विच क्लोज हो जाएगा तो ये ऐसे दिखेगा, ठीक है। ये स्विच क्लोज होने के बाद कुछ इस तरीके का दिखता है। रेजिस्टेंस लगाएंगे या लोड लगाएंगे, सब कुछ जब लगा के सर्किट कंप्लीट कर देंगे हम, तो ये जो बैटरी है, ये जो सोर्स है, इसके पास ऑलरेडी एनर्जी है। कौन सी वाली एनर्जी है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। अब ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है, इसकी मदद से, ये जो अपनी एनर्जी है उसकी मदद से इन इलेक्ट्रॉन्स को, ये जो एनर्जी स्टोर करके रखी हो उसकी मदद से इन इलेक्ट्रॉन्स को वो एनर्जी मिलेगी और वो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मूव करने लगेंगे। अब जब मूव करते करते वो लोड से गुजरेंगे,
जो लोड आपने रास्ते में लगा दिया इस एनर्जी का इस्तेमाल करने के लिए, तो उन इलेक्ट्रॉन्स को जो एनर्जी दी गई है, ठीक है, उन इलेक्ट्रॉन्स को जो एनर्जी दी गई जिसकी वजह से वो यहाँ से कूदते 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 ए की तरफ जा रहे हैं, बी से ए की तरफ, वो इलेक्ट्रॉन्स की जो एनर्जी है वो लोड कंज्यूम कर लेगा। ठीक है, तो आपकी सारी डिवाइसेस इसी तरह वर्क करती हैं और वो सारी जो आपकी डिवाइसेस हैं, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स हैं जो कि सर्किट में उसकी पावर को कंज्यूम करते हैं, उसको हम कहते हैं लोड। ठीक है, आपके घर के अंदर जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं, लाइट्स हैं, वो सब क्या कहलाती हैं? वो सब कहलाती हैं लोड। ठीक है, ओके। तो इसी के साथ ये सब कुछ कंपोनेंट्स हैं, कुछ सिंबल्स हैं जो यहाँ बने हुए हैं, जिनको आप देख सकते हो। ये जब आप सर्किट बनाते हो तो इन्हीं सिंबल्स का यूज करते हो आप सर्किट बनाने के लिए इन द सेंस कॉपी पर बनाने के लिए। ठीक है, अब बैटरी, असल में तो आपने बैटरी की इमेज देखी है ना, कुछ इस तरीके की होती है ना। अब ऐसा थोड़ी बनाओगे आप, तो आप ऐसे बनाओगे तो बल्ब बनाओगे, फ्रिज बनाने लगोगे, डिफिकल्ट हो जाएगा। तो आप ये इस तरीके से बनाओगे। ठीक है, इस तरीके से आप बना दोगे जब भी आपको एक सर्किट बनाना होगा तो। ओके, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी यहीं पर हम एंड करते हैं। ठीक है, कुछ एक दो टॉपिक्स बचे हुए हैं जिसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर लेंगे, जैसे कि पोटेंशियल डिफरेंस को मैं थोड़ा और डिटेल में आपको ज़रूर समझाऊंगी अगले लेक्चर में। ठीक है, आई होप पोटेंशियल डिफरेंस आप समझ गए हो, बट मैं थोड़ा और डिटेल में ज़रूर इसके बारे में डिस्कस करूंगी अगले लेक्चर में। आज के लिए बस इतना ही। जितने भी टॉपिक्स मैंने यहाँ पढ़ाए हैं उन टॉपिक्स का पढ़ते हुए अच्छे से आई होप आपने नोट्स बनाए होंगे, मैं बार बार कहती हूँ। और अगर नहीं बनाते हैं आप नोट्स तो बेटा अपनी आदत को बदलिए। अगर आप पढ़ रहे हो तो ईमानदारी से नोट्स बनाओ, वो नोट्स आपको बहुत फ़ायदा करेंगे। आपको ऐसा लगता है कि लिखना तो टाइम वेस्ट है, इसमें तो टाइम वेस्ट हो रहा है, मैंने तो सुन लिया, पढ़ लिया, मैं फिर बाद में खुद से नोट्स बना लूँगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। सुनते हो, फिर थोड़ी बाद आप चीज़ें धीरे धीरे भूल जाते हो। ठीक है, और फिर आपका जो ये पढ़ना है, ये जो मेहनत आप करते हो, ये एकदम क्या हो जाती है? वेस्ट हो गई एक तरीके से। ठीक है, बिल्कुल जैसे कि आपका डायरेक्ट करंट को जो है वो लॉन्ग डिस्टेंस में ट्रांसपोर्ट करने पर क्या होता है? बहुत सारी एनर्जी वेस्ट हो जाती है। ठीक है, वैसे ही जब आप सिर्फ सुन रहे हो, लिख नहीं रहे हो, ठीक है, तो सब वेस्ट हो गया। जब आप लिखते हुए सुनते हो, भले ही थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, जब लिखते हुए सुनते हो मेरा बच्चा, तो क्या होता है कि आपको कुछ चीज़ें तो लिखने की वजह से मेमोराइज हो जाती हैं, और जब आप वो कॉपी खोल के वापस देखते हो तो आपके लिए रिवीजन करना आसान हो जाता है, आपको वीडियो दोबारा नहीं देखनी पड़ती है। तो आपको ऐसा नहीं करना है कि बैठ के बस मूवी की तरह देखना है, आपको लिखना है और रिवीजन करेंगे आप। जहां डाउट आ रहा है उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के मुझसे सवाल पूछिए कि आपको क्या समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।